अच्छा गाइस, इससे पहले हम नसीम साहब की नई स्टोरी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को, इस ऑडियो को लाइक नहीं किया, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को, इस ऑडियो को लाइक कर दें। ये जो कहानी है, ये नसीम साहब की कहानी है और ये कहानी, ये वाकया इनके साथ 2014-2015 में पेश आया था। ये बताते कि इनका जो घर है वो बेसिकली नॉर्थ आलमाबाद के अंदर मौजूद है और उस दौर में, जिस दौर में ये कहानी इनके साथ पेश आई थी, अक्सर ऐसा होता था कि रात का खाना खाने के बाद ये ना सिर्फ छत के ऊपर चले जाते थे, बल्कि काफ़ी देर तक अपनी दोस्त के साथ फ़ोन पे बातें किया करते थे। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और ये बताते हैं कि मैं छत के ऊपर बैठा हुआ था, मुसलसल अपनी दोस्त से बातें कर रहा था। तो बातें करते करते एकदम से जब मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पे पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अजीब बात यह थी कि हमारे घर के जो सामने वाला घर था, जिस घर की छत पे मेरी नज़र पड़ रही थी, ये घर पिछले तकरीबन 9 या 10 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली था। बल्कि इस घर के बारे में कहा जाता था कि दो भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट चल रही है। अब मेरी जब दोबारा से उस छत के ऊपर नज़र पड़ी, तो मुझे लगा कि जो छत का आखिर वाला हिस्सा है या जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, वहाँ पे एक बच्ची जो कि मुश्किल से 11 या 12 साल की होगी, उसने कुछ अजीब तरीके से अपने मुंह को अपने घुटनों के दरमियान रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने बालों को अपने मुंह के अतराफ में गिरा रखा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्ची किसी तकलीफ में है, किसी परेशानी में है या रो रही है। अव्वल तो ये बच्ची इतनी रात में इस अबंडन हाउस में बिला आखिर क्या कर रही थी, और दूसरी बात ये थी कि अगर कोई यहाँ पे शिफ्ट भी हुआ था, तो शिफ्ट होते ही ये बच्ची छत के ऊपर कैसे आ गई थी। मैं मुसलसल फ़ोन पे बातें कर रहा था, लेकिन जो मेरा ध्यान था उस बच्ची के ऊपर था, क्योंकि मैं उस बच्ची के बारे में मज़ीद जानना चाहता था। मेरा ख्याल है कि 10 या 15 मिनट तक मुसलसल मैं फ़ोन पे बातें करता चला गया और इस दौरानिए में उस बच्ची ने अपने सर को मुसलसल झुका के रखा। अब आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ देर के बाद जब उस बच्ची ने अपने सर को ऊपर की तरफ करना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो अपने सर को ऊपर उठा रही थी, वैसे वैसे उसका चेहरा या उसके जो भी चेहरे के नकूश थे वो वाजे होते चले जा रहे थे। सबसे पहले जब मेरी नज़र उस लड़की के माथे पे पड़ी, तो ऐसा लगा उसके माथे पे बेतहाशा कट्स लगे हुए हैं और उन कट से बाकायदा खून निकल रहा है। इसके बाद जब मेरी नज़र उस बच्ची की आंखों की तरफ पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा उसकी आंखों में या तो कुछ अजीब सी लाल सी रोशनी मौजूद है या कुछ अजीब तरीके से उसकी आंखें स्पार्क कर रही हैं। गर्ज के उसका जो मुकम्मल चेहरा था वो बहुत ही खौफनाक चेहरा था। उस चेहरे पे बेतहाशा ज़ख्म मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की गई है। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने उस औरत को या उस लड़की को मुकम्मल तौर पे देखा, तो मेरे ऊपर ना सिर्फ कपकपी तारी हो चुकी थी, बल्कि एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो चुका है। जैसे ही उसने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पे ऊपर किया, तो कुछ अजीब तरीके से उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया, तो मेरे ऊपर ना सिर्फ सर्दी का हमला हो चुका था, बल्कि ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पे फ्रीज होने के साथ साथ मेरे जिस्म या मेरे अज़ा पे फालिज का अटैक हो चुका है। तकरीबन 2 या 3 मिनट तक मुसलसल मेरी ऐसी ही कैफियत रही। उस तरफ जो मेरी दोस्त थी वो मुसलसल फ़ोन पे बोलती चली जा रही थी, जबकि मैं मुकम्मल तौर पे खामोश उस बच्ची को देख रहा था। खैर, कुछ देर के बाद जब मेरे औसान बहाल हुए, तो मैंने अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत आया करती थी उनकी तिलावत शुरू की, और जैसे जैसे मैं तिलावत कर रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था वो जो लड़की है दोबारा से अपने मुंह को छुपाना शुरू कर चुकी है। खैर, कुछ देर बाद जब मैं वापस मुड़ा और वापस मुड़ने के बाद जब मैं नीचे आया, तो मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने देखा था वो सरासर एक ऐसी मखलूक थी जो किसी भी तौर इंसान नहीं लग रही थी। अगले दिन जब मेरी अपने पड़ोसियों से, आगे पीछे वालों से मुलाकात हुई और जब मैंने इस घर के बारे में या उस बच्ची के बारे में जिक्र किया, तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि अक्सर रात के औकात में इस तरह की एक बच्ची इस घर की छत पे नज़र आया करती है।
मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस रात अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो वाक़या है ये 2007-2008 का वाक़या है, और उस दौर में ये एक कैंटीन के ऊपर एज मैनेजर काम किया करते थे। बेसिकली ये जो कैंटीन था ये एक गैस स्टेशन के बिल्कुल बराबर में मौजूद था, और ये जो गैस स्टेशन था ये एक नेशनल हाईवे को कनेक्ट किया करता था। तो अक्सर रात के औकात में जो भी लोग यहाँ से गुजरा करते थे तो उनको गैस डलवाने के साथ साथ अगर कुछ खाना पीना होता, कोई चाय वगैरह पीनी होती, तो इनके कैंटीन का रुख किया करते थे। गर्मियों में तो आमतौर पे इनके कैंटीन पे या इस गैस स्टेशन पे रश रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती चली जाती थी वैसे वैसे रात के औकात में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता था। नदीम भाई बताते हैं कि वैसे ही दिसंबर की एक सर्द रात थी और आज निस्बतन बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। मैं अपने कैंटीन में बैठा हुआ था और अजीब बात यह थी कि जो गैस स्टेशन था यहाँ पे भी कोई कस्टमर मौजूद नहीं था। खैर, अक्सर जब मुझे इस तरह का सन्नाटा महसूस होता या मुझे लगता कि आज रात कोई भी नहीं आने वाला है, तो मैं जहाँ पे मेरी कैंटीन मौजूद थी वहाँ पे एक दरी वगैरह बिछा के सो जाया करता था। जाहिर सी बात है, जब कोई कस्टमर आएगा तो वो मुझे हिला के उठा देगा और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरा कर दूंगा। अब जैसे ही मैं दरी के ऊपर लेटने के बाद मैंने अपने ऊपर एक लिहाफ या गद्दा डाला, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ यानी कैंटीन में जहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं वहाँ पे कोई हल्की सी मूवमेंट हुई है। अब जैसे ही मुझे चेयर के हिलने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ, चेक करता हूँ कि कहीं कोई कस्टमर तो नहीं आया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद जब मैंने उस कैंटीन वाले हिस्से पे या जहाँ पे चेयर्स रखी हुई थी उस तरफ बढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक चेयर के ऊपर एक छोटा सा बच्चा जो कि मुश्किल से 6 या 7 साल का होगा, ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि उसने सफ़ेद कलर का शलवार कमीज पहन रखा था और हुलिये से वो बहुत ही अच्छी फैमिली का या किसी खाती पीती फैमिली का बच्चा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा बच्चा था, लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो बच्चा था इस बच्चे ने सिर्फ शलवार कमीज पहन रखे थे और ऐसा लग रहा था जैसे नंगे पैर वहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस गांव के अंदर या इस हिस्से में बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। मैं हैरान था कि ये जो बच्चा है विदाउट एनी स्वेटर के, विदाउट एनी जैकेट के, इवन कि उसने कोई ना ही सॉक्स वगैरह पहने में, वो इतनी सर्दी में चेयर के ऊपर कैसे बैठ सकता है। खैर, मैं खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद मैंने सोचा कि मैं जाके इस बच्चे से बातचीत करता हूँ, इससे पूछता हूँ कि वो इतनी रात में इस अंधेरे में इस वीरान जगह पे क्या कर रहा है। जैसे ही मैंने उस बच्चे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो इससे पहले कि मैं उस बच्चे को मुखातिब करता, उससे कोई बात करता, उस बच्चे ने बाकायदा मेरा और मेरे वालिद साहब का नाम लिया और कहने लगा कि तुम वहीं रुक जाओ, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कुछ देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और जब उस बच्चे ने इस तरह से मेरा नाम लिया, इवन कि मेरे फादर का नाम लिया, हालांकि मैं इस बच्चे को ना ही जानता था ना ही पहचानता था और ना ही इससे पहले ज़िंदगी में मैंने इस बच्चे को कभी भी कहीं भी देखा था। खैर, मैंने अगले ही लम्हे उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे पता है। तो वो बच्चा एकदम से मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ना सिर्फ तुम्हारे बाप का बल्कि तुम्हारे दादा का नाम भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हारे दादा का नाम खुदा बख्श था और उनका जो इंतकाल था वो सामने यहीं खेतों के अंदर हुआ था। अब इस छोटे से बच्चे ने जब इस तरह की बात बोली जो कि सरासर हकीकत पे मबनी थी, तो एकदम से मैं चौंक उठा। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो बच्चा है ये कम से कम इंसान का बच्चा नहीं है। काफ़ी देर तक मैं वहीं पे खड़ा रहा और मैं शशोपंज में मुब्तला था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस बच्चे के सामने मज़ीद सवाल कर सकूं, ना ही मेरे अंदर इतना जज्बा था कि वापस पलट के उस जगह चला जाऊं जहां से मैं उठ के आया था। खैर, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था और उसके एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि 2 मिनट के बाद उस बच्चे ने मुझे कहा कि अब चलता हूँ और परेशान ना हो, मैं यहाँ पे पिछले 200 सालों से रहा करता हूँ। ये कहने के बाद ये जो बच्चा था ये खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद इसने जहाँ पे रोड मौजूद था उस तरफ चलना शुरू किया
और मैं एक सख्ती किसी हालत में मुसलसल उस बच्चे को फॉलो कर रहा था। आप यकीन करें कि जैसे जैसे वो बच्चा, जो कि महज 6 या 7 साल का बच्चा लग रहा था, आगे की तरफ या रोड की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका कद ना सिर्फ बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका कद तकरीबन 7 या 8 फीट के बराबर हो चुका है। आप यकीन करें, ये जो रात थी, जो कि एक सर्द तरीन रात थी, ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक तरीन रात थी। इसी तरह का एक वाक़या था जो हमारे एक चचा के साथ इसी गांव में, इसी शहर में, इसी जगह पेश आया था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे जो चचा थे उनको किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। आमतौर पे जो हमारे चचा थे उनकी कोशिश होती थी कि मगरिब से पहले पहले जाने और आने का अमल मुकम्मल कर लें। अगर मगरिब के बाद का टाइम हो जाए तो जहाँ पे मौजूद हैं वहीं पे ही रात स्पेंड करें। लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पे इनको वापस आना था, तो इनको वहाँ से यानी दूसरे गांव से वापस निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चचा बताते हैं कि जब मैं उस गांव से अपने गांव के लिए निकला तो असर के बाद का टाइम था और मुझे यकीन था कि रात के तकरीबन 9 बजे तक मैं अपने गांव खैरियत से पहुंच जाऊंगा। चचा की अच्छी बात ये थी कि ये हमेशा पाक साफ रहा करते थे और इनकी कोशिश होती थी कि कोई भी नमाज कज़ा ना हो सके। चचा बताते कि जैसे ही मैं अपने गांव से तकरीबन 1 घंटे के फासले पे मौजूद था, यानी जबकि इशा की नमाज का टाइम हो चला था, तो मैं सोच रहा था कि रास्ते में अगर कोई मस्जिद नज़र आ जाती तो क्या ही अच्छा होता, मैं वहाँ जाता, वहाँ जाके जमात से नमाज पढ़ लेता। हालांकि चचा का कहना था कि इस रास्ते से वो मुतादिद बार गुजरे थे और इस पूरे रास्ते में ना ही कोई मस्जिद मौजूद थी और ना ही कोई इस तरह का इंतज़ाम मौजूद था कि जहाँ पे रुक के ये नमाज पढ़ पाते। इसी दौरानी में जब मेरी नज़र अपने सीधे हाथ की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग सीधे हाथ की तरफ से मेरी तरफ चलते चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काफिला है, कोई जमात है जो दीन की तबलीग के लिए निकली हुई है और शायद ये सीधे हाथ की तरफ से मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। ऐसा ही था कि जैसे जैसे ये तमाम के तमाम लोग मेरी तरफ करीब आ रहे थे तो ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नमाजी परहेजगार हैं। तमाम के तमाम लोगों ने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और तकरीबन जितने भी लोग थे तमाम लोगों के चेहरे पे दाढ़ी मौजूद थी। खैर, जैसे ही ये लोग मेरे करीब पहुँचे तो मेरे करीब पहुँचने के बाद मुझे सलाम किया और सलाम करने के बाद उसी जगह इन लोगों ने दरियाँ बिछाना शुरू कर दी। ये जो लोग थे ये अपने साथ ना सिर्फ दरियाँ बल्कि बहुत सारे सामान को लेके चल रहे थे। शायद ये वाकई में मुसाफिर थे या किसी दीनी जमात से इनका ताल्लुक था। अब जब इन लोगों ने दरियाँ बिछाई और दरियाँ बिछाने के बाद नमाज की तैयारी शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पाक साफ था, मेरा भी वज़ू था, तो मैंने भी इनके साथ ही उन्हीं दरियों पे जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। बाकायदा जमात हुई। जमात होने के बाद दुआ की गई और दुआ करने के बाद जो भी बाकी नमाज थी उसको मुकम्मल किया गया। अजीब बात ये थी, जितने भी लोग थे ये मुसलसल खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा सीरियस हों और किसी से भी यानी आपस में बात नहीं करना चाहते हों। खैर, जैसे ही ये तमाम की तमाम नमाज मुकम्मल हुई तो नमाज मुकम्मल होने के बाद ये जितने भी लोग थे इन्होंने दोबारा से दरियों को पैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही इन लोगों ने दरियों को पैक किया और पैक करने के बाद ये सारे के सारे एक साथ जमा हुए तो मैंने सोचा कि इनसे मुसाफा कर लेता हूँ, इनसे अल्लाह हाफिज़ कह देता हूँ। पता नहीं ज़िंदगी में इनसे दोबारा मुलाकात होगी या ना होगी। अब इससे पहले मैं इनकी तरफ बढ़ता या इनसे सलाम दुआ करता या इनको अल्लाह हाफिज़ कहता, इन तमाम लोगों ने पलट के उसी तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ से ये लोग यहाँ पे आए थे। मैं बड़ा हैरान था, ये जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था इनके जो कद हैं वो ना सिर्फ छोटे होते चले जा रहे हैं बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि मुश्किल से 5 मिनट की मुसाफत पे ऐसा लगा ये सारे के सारे लोग बोनों में तब्दील हो चुके हैं। अजीब बात ये थी, ये तमाम के तमाम लोग ना सिर्फ बोनों के अंदर तब्दील हो चुके थे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा था जैसे ये हवा के अंदर तहलील होते जा रहे हैं। इसी तरह एक एक करके ये जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग मेरी आंखों के सामने गायब होते चले गए और ऐसा लगा जैसे इनको या तो आसमान खा चुका है या फिर इन तमाम लोगों को ज़मीन निगल चुकी है। मैं वहीं शशोपंच खड़ा हुआ इस मंदिर को देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये अल्लाह की कौन सी मखलूक थी जो एकदम से मेरे सामने आई। सामने आने के बाद इन्होंने बाकायदा दरियाँ बिछाई
नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद वैसे ही गायब हो गए, जैसे कि ये एकदम से मेरे सामने आना शुरू हुए थे।